गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर में पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने वर्णमाला के विषय में अध्ययन किया था। वर्णमाला में स्वरों एवं व्यंजनों दोनों को शामिल किया गया है। वर्णमाला के विषय में हम लोग पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्वर के विषय में अध्ययन करेंगे। स्वर किसे कहते हैं, स्वर क्या है। वर्णमाला को जानने के बाद हम स्वर के विषय में विधिवत जानेंगे। आज स्वर क्या है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर वर्ण कौन से हैं। जिन वर्णों को बोलने में हमें किसी के सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है उसे स्वर कहते हैं। हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से हम जिन वर्णों को बोल सकते हैं, जिनके बोलने में किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो स्वर कहलाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों को बोलने में वायु फेफड़े से निर्बाध गति से यानी बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाती है, उन्हें स्वर कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकलता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी भी वर्ण के सहायता की जरूरत नहीं होती है, वह स्वर कहलाते हैं। अब स्वरों की संख्या की अगर बात की जाए तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, री, ए, ऐ, ओ और औ। इन 11 स्वरों के आधार पर ही हम वर्णमाला में स्वर को पढ़ते हैं। स्वरों के वर्गीकरण कहने का तात्पर्य है जो भी स्वर हैं उनका हम जब वर्गीकरण करते हैं, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण हम कई आधारों पर करते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्वरों को बांटने। वर्गीकरण का मतलब है बांटने। स्वरों को बांटने के कई सारे आधार हैं, जिसमें से पहला आधार है मात्रा अथवा उच्चारण, मात्रा अथवा उच्चारण काल के जो पहला वर्गीकरण है स्वर का, वो मात्रा अथवा उच्चारण काल। कहने का तात्पर्य है पहला जो बंटवारा है स्वर का, उससे हम ये जानने का प्रयास करें मात्रा। मात्रा का मतलब जो मात्रा हम प्रयोग करते हैं वही मात्रा। और उच्चारण, उच्चारण काल, उच्चारण काल का तात्पर्य है बोलने में लगने वाले समय। तो हम कह सकते हैं मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हम स्वरों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हम स्वर को 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 नंबर 2 दीर्घ, नंबर 3 उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भाग बताए गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है, ह्रस्व स्वर को भी एक नाम दिया गया है ह्रस्व स्वर या मूल स्वर वह स्वर है जो
जिनकी सहायता से और सारे स्वरों की रचना हुई है। तो हिंदी भाषा में हरों से मूल स्वरों की संख्या सिर्फ 4 है। कितनी है? 4। आ, ई, उ और यही 4 हिंदी भाषा में मूल स्वर। मूल स्वर का तात्पर्य है मूल, जो मूल है जिनमें किसी और 2 स्वर ना मिले हों। ह्रस्व या मूल, ह्रस्व का मतलब जिन स्वरों में केवल एक मात्रा का प्रयोग किया गया हो उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, या जिनमें एक मात्रा का प्रयोग होता है वही मूल स्वर कहलाते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है उन्हें हम मूल स्वर कह सकते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। ये इन स्वरों में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगा है, इसीलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर जिन स्वरों में ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। फिलहाल प्लुत स्वर का हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं होता। हम किसी का नाम लेकर यदि पुकारते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर पुकारते हैं, तो उसके अंतिम वाले वर्ण पर, जो आखिर लास्ट का वर्ण होता है, उस पर हम ज्यादा जोर देकर बोलते हैं। जैसे किसी का भी नाम लेना हो तो अंत वाले वर्ण पर हम ज्यादा जोर देंगे। जैसे किसी को पुकारते हैं राम, तो बीच में दिए आ, या फिर कहेंगे सोहनवा, तो जिस वर्ण पर जोर देंगे अंत में हम ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा जिस भी वर्ण पर ज्यादा जोर लगाएंगे वो प्लुत स्वर कहलाएगा। तो कहने का तात्पर्य है जिस पर, यानी कि जो मूल स्वर है उनमें हम एक मात्रा का प्रयोग करते हैं, और दीर्घ स्वर में 2, यानी कि जिन स्वरों में 2 मात्राओं का प्रयोग हुआ, यानी कि 2 स्वर जो मिलकर बने हैं उन्हें हम दीर्घ कहेंगे। प्लुत स्वर वही स्वर हैं जिन स्वरों में ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, और प्लुत स्वर का चिन्ह हिंदी की जो गिनती है उसके 3 की भांति होता है, यही इसका चिन्ह है। तो मात्रा अथवा उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री आते हैं। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर वो स्वर जो 2 स्वर आपस में मिलकर एक नए स्वर का निर्माण किए हैं, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। चाहे वो समान हो या असमान हो, वो दीर्घ स्वर कहलाएंगे। प्लुत स्वर जिन स्वरों में ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। ये जो बंटवारा है मात्रा अथवा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर है। अगला जो है बंटवारा है जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। दूसरा जो बंटवारा है जिह्वा अथवा जीभ के प्रयोग के आधार। जिह्वा या जिसे हम जीभ कहते हैं बोलचाल की भाषा में, उसके प्रयोग के आधार पर भी स्वरों का बंटवारा किया गया है। उसके प्रयोग के आधार पर भी स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कोई भी वस्तु होती है तो उसके 3 पार्ट होते हैं। ये आगे वाला जिसे हम अग्र कह सकते हैं, बीच वाला जिसे हम मध्य कह सकते हैं, और लास्ट वाला जिसे हम पाश्चिक कह सकते हैं। कोई भी वस्तु होती है तो इस प्रकार से हम उसके 3 भागों में बांट सकते हैं। तो वही आधार है जिह्वा या जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। वो जो 3 भाग हैं वो है अग्र, अग्र स्वर,
मध्य स्वर और पश्च। अब आप लोग समझते हैं अग्र का मतलब आगे है, मध्य का मतलब बीच में और पश्च का मतलब पीछे की तरफ। तो कहने का तात्पर्य है जिस स्वर के बोलने में हमारी जो जिह्वा है, जीभ है, उसके अगले हिस्से का प्रयोग करते हैं, जिन जिन स्वरों के बोलने में हम जिह्वा के, अपनी जीभ के अगले हिस्से का प्रयोग करते हैं, वो अग्रस्वर कहलाते हैं। और जिन जिन स्वरों को बोलने में हम अपने जीभ के बीच के हिस्से का प्रयोग करते हैं, यानी कि बीच के हिस्से का प्रयोग करते हैं, वो मध्य स्वर कहलाते हैं। और जिन स्वरों के बोलने में हम अपने जीभ के पिछले हिस्से का प्रयोग करते हैं, वे पश्च स्वर कहलाते हैं। तो सबसे पहले अग्रस्वर। तो आपकी वर्णमाला में स्वरों की संख्या सिर्फ 11 है। तो इन 11 स्वरों में हम किन किन स्वरों को बोलने में जिह्वा के अग्रभाग को सक्रिय करते हैं? जैसे छोटी ई। जब हम छोटी ई बोलते हैं तो जीभ का अगला हिस्सा ज्यादा सक्रिय होता है। छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये 4 वर्ण है। छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई, ये 4 वर्ण हैं जिनके बोलने में हम जिह्वा के जीभ के अगले हिस्से का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मध्य। जब हम बड़ा आ नहीं, सिर्फ ह्रस्व आ बोलते हैं, ना तो जिह्वा का अगला हिस्सा सक्रिय होता है, ना तो जिह्वा का पिछला हिस्सा सक्रिय होता है। तो जिसे हम ह्रस्व आ कहते हैं, उसके बोलने में हम जिह्वा के बीच के हिस्से का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये मध्य स्वर कहलाता है। उसके बाद आता है पश्च स्वर। पश्च स्वर, अब अग्र हो गया और मध्य हो गया, तो जो बच्चे हैं सभी पश्च स्वर हैं। जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ। कहने का तात्पर्य है जिन स्वरों के बोलने में हम जिह्वा के अगले हिस्से का प्रयोग करते हैं, अगले हिस्से को सक्रिय करते हैं, अग्रस्वर कहलाता है। जिन स्वरों के बोलने में हम जिह्वा के पिछले हिस्से यानी कि पश्च भाग को सक्रिय करते हैं, वो पश्च स्वर कहलाता है। और जिन स्वरों के बोलने में हम जीभ के पिछले हिस्से का यानी कि ना तो अगले का सक्रिय करते हैं, ना तो ज्यादा पिछले का सक्रिय करते हुए मध्य स्वर कहलाते हैं। यहाँ जो प्रश्न पूछने का तरीका होगा वो इस प्रकार से होगा कि निम्न में से मध्य स्वर कौन सा है, तो आपको मध्य स्वर वहां पर बताना रहेगा कि मध्य स्वर वहां कौन सा है। तो कहने का तात्पर्य है मध्य स्वर आप जानेंगे कैसे मध्य स्वर कौन सा है? तो जब आपको ये जानकारी होगी मध्य स्वर का मतलब ह्रस्व आ, तभी आप बता पाएंगे। तो ये तो जिह्वा के आधार पर हो गया। अब ओंठ की आकृति के आधार पर अगला जो बंटवारा है, ओंठ की आकृति के आधार पर